हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अब स्कूल में। अब स्कूल क्या, छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, उसके बाद सीधे सीधे अपनी क्लास शुरू करते हैं। हिस्ट्री की क्लास आपकी आज की होने वाली है। देखिए क्या, 9 से लेकर 10th आपके 2-3 चीज़ होने वाली है। सबसे पहले आपका होगा मैथ कराएंगे आपको अक्षर, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सोशल साइंस आज हम शुरू करने वाले हैं, और सोशल साइंस में जो भी आपको चारों किताबें होती हैं 10th में और 9th में, वो चारों किताब करेंगे। सिविक्स आपकी होगी, हिस्ट्री आपकी होगी, ज्योग्राफी आपकी होगी और इकोनॉमिक्स आपकी होने वाली है, ठीक। साथ के साथ जो 11th और 12th के बच्चे हैं, इनमें भी साइंस साइड के लिए जो मैथ का पूरा सिलेबस होगा वो हम आपके लिए कवर करवाएंगे। और इसमें जो ह्यूमैनिटी की पूरी स्ट्रीम होती है, 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं ह्यूमैनिटी की स्ट्रीम में, बाकी तो ऑप्शन होता है, उनकी चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पोल साइंस आपका यहीं पे कवर होने वाला है। इसके अलावा देखो, वीडियोस तो बहुत सारी होती हैं, वीडियो में कवर कर सकते हैं, वीडियो में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अलग बात क्या है, अलग बात आपके लिए ये है कि इन वीडियो को हम यहाँ पे भी कवर करेंगे, लेकिन साथ के साथ जो आपके लिए ऐप बनाई है अब स्कूल की ऐप, आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होती है और थोड़े डिटेल्ड लेक्चर्स होते हैं, या फिर आपके असाइनमेंट्स हो सकते हैं जो कि आप चैप्टर से जुड़े आपको मिलने वाले हैं, आपकी वर्कशीट हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी जो पीपीटी हम यहाँ पे करवा रहे हैं, जो आपके नोट्स की तरह काम करेंगे, या फिर जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको ऐप पे, या फिर आप टेलीग्राम का चैनल, मतलब जहां से कनेक्टिविटी हम आपसे बना पाएंगे वो आपके साथ करने वाले हैं। ऐप पे आपके लिए आना जरूरी होगा अगर आपको सीधे सीधे हमसे कनेक्शन बनाना है, ठीक। इसके अलावा एक जो नई चीज सबसे ज्यादा हम करने वाले हैं वो ये कि वीडियोस तो बनती हैं, पढ़ते भी आप हैं, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन सबसे डिफरेंट बात यह है कि आपके पास जो आंसर राइटिंग की कैपेबिलिटी होती है, खास तौर पे एसएसटी में और आपकी ह्यूमैनिटी में, आंसर राइटिंग में आपको नहीं आती। आप चीजें समझ लोगे, आप चीजें याद कर लोगे, लेकिन कई दफा होता है कि आप समझ नहीं पाते हो, इसको नरेट कैसे कर दूं मैं, आंसर में लिख कैसे दूं। वो दिक्कत हम आपकी दूर कर देंगे। आपके जो असाइनमेंट्स होंगे वो आप पीडीएफ की फॉर्म में या फिर आप फोटो खींच के आप ऐप पे डाल दोगे। साथ के साथ आपको चेक करके भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आपकी गलतियां, क्या क्या बेहतर उसमें कर सकते हो। तो वो सबसे बड़ी बात होने वाली है, ठीक है। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास होने वाली है, क्लास 10th की, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और रेगुलर आपकी मैथ की या फिर आपकी 11th की या आपकी 9th की लगातार आपकी क्लासेस होती रहेंगी। बस आपसे इतनी सी ही ख्वाहिश है हमारी, क्या कि आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐप पे जाके एक बार जो कंटेंट है उसे चेकआउट करने की कोशिश करो। आज की बातचीत आपकी शुरू करते हैं सीधे सीधे अगली साइड। तो आज का आपका चैप्टर होने वाला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। हिस्ट्री का जो नया सिलेबस है, पहले 2-3 साल पहले की अगर बात हटा दें हम, तो बहुत सारे चैप्टर होते थे, लेकिन कुल मिला के अभी 3 ही चैप्टर हैं। पहला राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर यही टॉपिक इंडिया के बारे में आता है कि वहाँ पर नेशनलिज्म का राइज कैसे होता है, और लास्ट प्रिंट एंड कल्चर करके चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता है। एक छोटा सा पार्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का, उसे आप रहने दो फिलहाल के लिए, ठीक। तो क्योंकि सिलेबस कम है तो क्वेश्चन आने की प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी आपकी बढ़ जाती है, इसलिए इस चैप्टर में से शुरुआत से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने शुरू होते हैं, एक एक करके हम हेडिंग करेंगे। और गौर इस बात पे करना कि जब एसएसटी पढ़ रहे हो तो 3 चीज़ आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए। पहला, एक चीज़ समझ में आ जाए, दूसरी बात समझ में आने के बाद वो याद में रह जाए, और याद में आने के बाद उस चीज़ को कैसे आंसर की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो तीनों बातों को हम कवर करने वाले हैं, लगातार चीज़ों को समझते रहेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पिछले साल के कैसे क्वेश्चन थे या कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, उनकी बात करते रहेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए जी, तो सबसे पहली बात नेशनलिज्म, ठीक, क्या होता है ये। तो नेशनलिज्म को समझ लो आप इस तरीके से जैसे आप अपने देश से प्यार करते हो, ठीक है। तो वही फॉर्म लगभग नेशनलिज्म की है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। देश से प्यार तो हम भी करते हैं, यूरोप में भी सभी करते हैं, लेकिन किस तरीके से इस वाले नेशनलिज्म का राइज होता है यूरोप में, वो हमें बात करनी है। तो देखो, इनिशियली जो हमारी पहले चीजें होती थी, पहले होते थे आपके पास किंगडम्स, ठीक है, और किंगडम्स का रूल करने वाला होगा आपका मोनार्क। तो जो मोनार्क होगा, जो उसके किंगडम होंगे, अगर सपोज करो अभी इसको रशिया में समझो, वैसे ही समझ लो, एक किंगडम का जो एक जो मोनार्क का आपका किंगडम है वो ये वाला होने वाला है, दूसरे वाला जो मोनार्क है उसका किंगडम आपका ये वाला होने वाला है, ठीक है जी। ऐसे मान लो, अगर मान के चलो ये वाला मोनार्क आपका ए है, ये वाला मोनार्क आपका बी है। फॉर इमेजिन यहाँ पे बोलने वाले लोग रहते हैं रशियंस, ये सभी के सभी रशियंस बोलते हैं, और ये सभी के सभी जो लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं। तो आपने देखिए, जो रशियंस लोग होते हैं दिखने में अलग होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, खाने पीने की हैबिट्स अलग होती हैं, सारी चीज़ें उनकी अलग होती हैं, और जो फ्रेंच लोग हैं उनकी सारी चीज़ें अलग होती हैं। एक इमेजिन कर लो इस चीज़ को, अगर ये वाली जो टेरिटरी है, ये वाली जो टेरिटरी है, जरा इसको हटा लो, है ना, और इसने अब टेरिटरी यहाँ तक की जीती, ठीक है, पहले यहाँ तक की थी, तो जो ये वाला एरिया था अब ये भी ए के अंडर आ गया, ठीक। यहाँ पे बोलने वाले लोग हैं फ्रेंच, तो जो ए के अंदर अब सारा का सारा एरिया आ गया, यहाँ पे रशियन कल्चर भी है, यहाँ पे फ्रेंच कल्चर भी है। ऐसे तुम देखते रहो, इमेजिन कर लो नीचे कोई सी एम्परर भी था, सी मोनार्क भी था,
वो इसको जीत ले, इस एरिया को जीत ले, यहाँ पे और 3 तरह के लोग हो जाएंगे। कुल मिला के तो शॉर्ट में बात ये है, अगर मैं सारी बात खत्म कर दूं, कि एक किंगडम के अंदर मोनार्क तो आपका एक सा होता था, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट कल्चर वाले लोग रहते थे। अगर कहीं भी नेशनलिज्म को समझना है तो बस एक वर्ड को याद रखो, क्या? कल्चर। यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक। और एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, एक से कल्चर वाले लोग होते थे, एक से बैकग्राउंड वाले लोग होते थे, क्या सिस्टम होता था। ठीक। तो अगर एक देश के अंदर अलग अलग कल्चर वाले लोग रहते हैं, जैसे कि हम किंगडम्स में देखते थे, तो नेशनलिज्म आपसे ये कहेगा कि एक आपको ऐसा नेशन फॉर्म करना है, एक आपको ऐसे पॉलिटिकल टेरिटरी फॉर्म करनी है जहां पे क्या सेम कल्चर वाले लोग रहते हों। कैसे हो पाएगा ऐसा? अब प्रैक्टिकली आ जाओ। ये वाला एरिया है आपका लगभग मान लो फ्रांस का, ये वाला एरिया आपका मान लो जर्मनी का, ये वाला एरिया मान लो प्रैक्टिकली आपका इटली का, ये जो पूरा नीचे का एरिया आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब इटली बोलने वाले लोग ये बोले हमें किंगडम्स में नहीं रहना, जहाँ इटालियन बोली जाती है उसका एक देश बना लेते हैं। जब फ्रांस वाले लोग बोले हमें किंगडम में नहीं रहना, जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है उसका एक देश बना लेते हैं। जब जर्मनी वाले बोले जहाँ पे हमें एक सा जो कल्चर मिलता है उसका एक देश बना लेते हैं। ऐसा जब फीलिंग लोगों के अंदर आने लगती है, एक डेफिनेशन सुन लो, डेफिनेशन क्या बनी? जब लोगों के अंदर ऐसी डिजायर आ जाए, लोगों के अंदर ऐसी एस्पिरेशन आ जाए कि सेम कल्चर वाले लोग, सेम बैकग्राउंड वाले लोग अपना सेम टेरिटरी में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक देश को फॉर्म करेंगे, तो इसको नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक होगी बात? बिल्कुल सिंपल बात है। तो चैप्टर का थीम क्या बना? चैप्टर का थीम आपका ये बना कि कुल मिला के यूरोप में जहां पे पहले केवल किंगडम्स होते थे, पहले केवल मोनार्क होते थे, उससे लेके जो अभी आप जैसा देख पाते हो, यहाँ पे जर्मनी, यहाँ पे फ्रांस होता है, यहाँ पे जर्मनी होता है, यहाँ पे इटली होता है, यहाँ पे ब्रिटेन होता है, ये वाला फॉर्म कैसे बन गया? कैसे हम किंगडम से नेशंस की फॉर्म में आ गए? तो वो इसी वजह से हुआ क्योंकि लोगों के अंदर ये डिजायर बढ़ती गई कि सेम कल्चर लोगों को एक साथ रहना। इतनी सी बात है। एक एक करके पूरे चैप्टर की थीम क्या है, हमें बस ये मैप को चेंज करना है। हम पहले पढ़ेंगे फ्रांस में किंगडम था, वो कैसे आपका नेशन बदला। जर्मनी को पढ़ेंगे वैसे किंगडम था, कैसे आपका नेशन बदला। इटली को पढ़ेंगे, ब्रिटेन को पढ़ेंगे, ग्रीक को पढ़ेंगे, बहुत सारे देश ऐसे करके खत्म कर देंगे। ठीक, यही चैप्टर का थीम है। एक एक करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आती है आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। इतना आप 9th को थोड़ा सा रिकॉल कर लो। क्या रिकॉल करना है कि भाई 1789 में आपने देखा था जैकोबियंस ने रेवोल्यूशन कर दी थी। ठीक है, उसके बाद आप ये देख पा रहे थे कि कुल मिला के जो वहाँ का राजा था उसको गुलेटिन कर दिया था और वहाँ पे एक नेशनल असेंबली फॉर्म हो गई थी। वहीं से अपनी कहानी चालू हो रही है दोबारा से। देखो क्या, वही रेवोल्यूशन आपकी 1789 में हो गई है, नेशनल असेंबली आ गई है। अभी अभी हमने क्या गौर करा, नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है कि एक कल्चर के लोग एक साथ रहने लगे, ऐसी डिजायर हो जाए। ठीक, तो अगर नेशनलिज्म को बढ़ाने की कोशिश नेशनल असेंबली करती है तो इसका प्राइमरी फोकस किस बात पे होना चाहिए? इस बात पे होना चाहिए कि जो आपके यूनिफॉर्म कल्चर है, जो आपके कल्चर की यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब सेम कल्चर हो जाए लोगों का, यानी कि कल्चर बिल्कुल भी डिफरेंट ना रहे, सारे एक जैसे लोग हो जाए। तो ये जितने भी चीजें करने चाहेगी वो सारी चीजें उससे जुड़ी होंगी जो उनके वो एक कल्चरल आइडेंटिटी देती हैं। अगर लोगों में बिखराव होता है, लोग अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, तो नेशनलिज्म आपका बढ़ नहीं पाएगा आगे। इसको नेशनलिज्म बढ़ाना है तो देखो कौन कौन से रिफॉर्म करती है। 5 या 6 काम ही ऐसे करता है जिससे कि आपका सेम कल्चर लोगों के बीच में डेवलप हो जाए। बार बार मैं कल्चर बोल रहा हूं तो ये वर्ड तो आपके दिमाग में फंस ही जाना चाहिए। ठीक, देखो पहली बात, सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ फादरलैंड क्या कह रहा है? जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना भारत माता, ऐसे अगर आपको नेशनलिज्म बढ़ाना है, देश से प्यार बढ़ाना है, लोगों में एक एकता पैदा करनी है जो अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनमें, तो आपको देश को फादरलैंड के कॉन्सेप्ट के तौर पे याद करना पड़ेगा। हमारे यहाँ भारत माता क्या, तो यहाँ पे फादरलैंड का कॉन्सेप्ट आएगा। सेम बात है फ्रांस के अंदर। दूसरी बात, इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इससे पहले आपको याद होगा मोनार्क होता था। ठीक है, अब जो मोनार्क होता है, मोनार्क के जो नीचे लोग रहते हैं उसको कहते हैं उसके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो क्या, प्रजा जो उसकी होती है। अब मुझे बताओ, प्रजा के पास राइट थोड़ी होता है। जो मोनार्क है वो जो चाहे कर दे, दिन को उसका मन कुछ और करे वो कर दे, रात को चाहे वो लॉ बदल दे, जैसी उसकी इच्छा होगी वैसा वो काम करने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा, अभी क्या हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबके पास इक्वल राइट आ गए हैं। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? 9th में तुमने याद करा था, क्या याद किया था कि भाई डिफरेंट स्टेट होते थे। पहला स्टेट होता था, दूसरा स्टेट होता था, तीसरा स्टेट होता था। याद करो, सबसे पहले वाले के पास एक्स्ट्रा राइट होते थे, दूसरे वाले के पास भी एक्स्ट्रा राइट होते थे, और जो तीसरे वाले लोग होते थे जिसमें आपके सारे काम करने वाले होते थे, इनको सारे टैक्स देने पड़ते थे। अब ऐसा सिस्टम सोसाइटी में नहीं चलने वाला, सभी लोग बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक ट्राई कलर। अभी क्या है, जो मोनार्क था उसके पास होता था रॉयल फ्लैग।
ठीक, जो है राजा का झंडा, जो है किंगडम का झंडा, एम्पायर का झंडा। लेकिन अभी क्या हो गया, देश का झंडा आ गया है, ये फ्रेंच फ्लैग है और 3 रंगों से, जैसे हमारा इंडिया का नेशनल फ्लैग होता है, तिरंगा होता है, ऐसे इनका ट्राई कलर बनके आपके पास आ गया है। इसको गौर करना, ये काम तुम्हारा जानना है क्या, कि जो ट्राई कलर था इसमें कौन कौन से रंग होते थे। ये आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बताना, तीनों रंग कौन कौन से होते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी सर, आपके एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगा कि 3-3 से कौन से रंग होते थे। ये वाला होता था, वो वाला होता था, ये वाला होता था, 4 ऑप्शन आते हैं, कौन सा नहीं होता था वो आपको लगाना होता है। इसके अलावा न्यू नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड। पहले क्या, मैंने अभी बोल के चला हूं क्या, पहले स्टेट जनरल होती थी। स्टेट जनरल किस हिसाब से होती थी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, है ना। आपको याद होगा कि हर स्टेट का एक वोट होता था, इस स्टेट का एक वोट था, इस स्टेट का एक वोट था, इस स्टेट का एक वोट था। लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं होता था, स्टेट के पास वोटिंग राइट होता था। अभी क्या हो गया, वो सारा स्टेट जनरल का सिस्टम खत्म हो गया। अब क्या हो गया, नेशनल असेंबली आपके पास आ गई और लोगों को के पास रिप्रेजेंटेशन का राइट आ गया। पहले लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं होता था। ठीक, समहाउ तुम कह सकते हो थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक फॉर्म भी यहाँ पे आनी शुरू हो गई है। पूरी तरीके से डेमोक्रेसी तो नहीं कहेंगे, वरना सबके पास वोटिंग राइट होना चाहिए था। अभी भी सबके पास वोटिंग राइट नहीं आया था, लेकिन लिमिटेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप इसे कह सकते हो। न्यू हाइम्स ओथ वर कंपोज्ड, ये भी एक ऐसी चीज है क्या, जब आप सॉन्ग बनाते हो, हाइम्स बनाते हो, ओथ बनाते हो, मतलब सॉन्ग बनाते हो, शपथ बनाते हो, कस्में बनाते हो, उससे क्या होता है, देश के प्रति आपका जो प्रेम होता है, देश के प्रति जो आपका प्यार होता है वो जागता है। आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसी ऐसी बातें जो होती थी, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे गौर की जाती थी। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती थी वो आपकी गौर कराई जाती है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जितने भी काम होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि भाई देश प्रेम आपका जाग सके। इसलिए तो आप नेशनल सॉन्ग पढ़ते हो, अपना नेशनल एंथम गाए जाते हैं, परेड्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो सारे के सारे काम भी यहाँ पे होने चालू हो जाते हैं। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसको समझ लो भाई, ये आपके इसमें सिविक्स में भी काम में आता है और ये आपका इसमें भी काम आएगा। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि देखो लिखा भी है वन गवर्नमेंट। अभी अगर आप अपने देश में गौर करो तो कितनी सरकारें काम कर रही है, कितनी गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। एक तो आपको मोदी जी वाली याद रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठती है, पूरे देश के लिए काम करती है, दिल्ली में जो बैठती है। उसके अलावा लेवल्स बना लो, देखो यहाँ पे लेवल्स। सबसे पहले जो लेवल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, दिल्ली में बैठती है और देश की कैपिटल में। इसके बाद जो सेकंड लेवल आएगा, सेकंड लेवल तुम देखोगे स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, स्टेट कैपिटल में बैठती है। अगर यूपी में हो तो लखनऊ में बैठेगी, और आप राजस्थान में हो तो जयपुर में बैठेगी, जो भी स्टेट की कैपिटल होती है वो केवल स्टेट को ही गौर करती है, स्टेट में क्या हो रहा है। इसके अलावा तुम देखो कि थर्ड लेवल की गवर्नमेंट भी तो होती है, हमारे देश में तो होती है, अधिकतर देशों में हो जरूरी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं हमारी म्युनिसिपैलिटी भी तो काम कर रही होती है, नगर निगम भी तो काम कर रहा होता है, या फिर गांव में अगर तुम देख लो तो ग्राम पंचायत भी तो काम कर रही होती है, ग्राम प्रधान आपके सब चुने जाते हैं। तो 2 या 3 लेवल पे आपकी सरकारें चल रही होती है। तो हम देखते हैं, लेकिन क्या मोनार्की में ऐसा होता है, नहीं, मोनार्की में केवल एक मोनार्क होता है जो सबसे ऊपर बैठा है और पूरे देश के लिए काम कर रहा है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब आप इस बात पे गौर करो, ऐसे वाले सिस्टम अगर में हम जिएंगे तो आपके पास देश में एकता आएगी। एकता से मतलब यूनिफॉर्मिटी, एकता तो खैर आएगी, एकता से मतलब है यूनिफॉर्मिटी। एक जैसे लॉ बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। कैसे बन पाएंगे भाई, इसके लॉ डिफरेंट होंगे, इसके लॉ डिफरेंट होंगे। सपोज करो एक स्टेट ने किसी मामले में डिफरेंट लॉ बनाया, दूसरे स्टेट ने किसी मामले में डिफरेंट लॉ बनाया, तो यूनिफॉर्मिटी हम नहीं ला पाएंगे जैसा हमें यूनिफॉर्म कल्चर बनाना है। किसके लिए, नेशनलिज्म के राइज करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम देश में नहीं अपनाया गया, बल्कि कैसा अपनाया गया कि देश में केवल एक ही सरकार होगी, एक ही गवर्नमेंट होगी और वो आपकी सेंटर में बैठ के वहां से रूल करेगी। ठीक है, जिससे पूरे देश में एक जैसे लॉज हम बना सके। तो पूरे देश में एक गवर्नमेंट होगी। लास्ट, कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड। कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं, देखो मान के चलो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे कोस्ट है। जितना भी ट्रेड होता है आपका देख लो, 90% के आसपास जो ट्रेड होता है वो समंदर के रास्ते होता है, ओशन रूट पे होता है। सपोज करो यहाँ पे यूएसए से एक चीज आती है, एक कंसाइनमेंट आ गया, क्या लेके आ गया, आईफोन लेके आ गया, तुम्हारी कोई भी टेस्ला भी आ रही है, टेस्ला लेके आ गया, यहाँ पे कंसाइनमेंट उतरता है। अब जो टेस्ला कंपनी है वो कहाँ की है, वो है यूएस की, तो उसका सारा प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, यूएस में जाएगा। इसलिए तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है भाई अगर टेस्ला अमेरिका की कंपनी है, सारा प्रॉफिट तुम लेके जाओगे तो हमारे देश में क्यों बेच रहे हो, हमें भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए जब बाहर से कोई प्रोडक्ट इंडिया में बिकने के लिए आता है तो जो गवर्नमेंट होती है उस पर एक टैक्स लगाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है जी, तो ये होता है देशों के अंदर। लेकिन हम देख रहे थे, जैसे हम फ्रांस की बात कर लें, अगर ये फ्रांस है तो फ्रांस की जो अलग अलग टेरिटरी होती थी, फ्रांस की डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी, या फिर और भी देश मान लो, अलग अलग किंगडम्स होते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे। तो वहां पे एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो वहां पे भी कस्टम ड्यूटीज लगा करती थी। यहाँ की जो चीज है मान के चलो 10 रुपए की है,
इसे यहाँ पे आई तो उस पर 1 रुपये का टैक्स लगा देंगे, यहाँ 11 की हो जाएगी। यहाँ सिर्फ उसको यहाँ बेचना है, 2 रुपये का टैक्स लगा देंगे, वो 13 की हो जाएगी। ऐसा करके हम देखते थे चीजें महंगी होती जाती थी, चीजें बढ़ती चली जाती थी, और पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी ऐसे में नहीं हो पाएगी। पूरे देश में अगर अंदर भी आप कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो तो वो देश वाली, वो यूनिफॉर्मिटी वाली फीलिंग कैसे आ पाएगी? इसलिए जितने भी आपकी कस्टम ड्यूटी होती थी वो अबॉलिश कर दी गई, मतलब कैंसिल कर दी गई। और तुम गौर करना, सारी की सारी बातें जो हो रही हैं फिर से उनका सेंटर पार्ट क्या है, सेंटर थीम क्या है, कि देश के अंदर हमको यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है कल्चरल बेसिस पे। ठीक है, जैसे भी हो देश के लोग आपके इकट्ठे रहें, अगर इकट्ठे रहेंगे तो आपको जो फ्रांस होगा वो इकट्ठा रहेगा, फ्रांस को हम फॉर्म कर पाएंगे, किंगडम को खत्म कर पाएंगे, और आपके देश में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। ऐसे ही जब ये यूनिफॉर्मिटी अपने फ्रांस में लेके आ जाते हैं, सारे के सारे रिफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी आपके रिवोल्यूशनरी थे, कौन से रिवोल्यूशनरी, जिन्होंने आपकी नेशनल असेंबली बना दी है, अब उनका एम क्या रहेगा? उन्होंने ये बोला कि भाई साहब हमने फ्रांस में तो सारे के सारे काम कर दिए, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आपने एक स्टेटमेंट फेमस सुना होगा, क्या व्हेन फ्रांस नीज़ेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब क्या हो गया कि अगर कुछ फ्रांस में हो रहा है, मतलब अगर फ्रांस को जुकाम हो गया है तो पूरे के पूरे यूरोप को जुकाम होने वाला है, वो सब में फैलती हैं चीजें। मतलब अगर फ्रांस में कुछ हो गया है तो वो चीज भाई साहब पूरे यूरोप में फैलेगी, फिर जर्मनी में भी जाएगी, इटली में भी जाएगी, स्वीडन में भी जाएगी, और पूरा यूरोप में वो चीजें इंप्लीमेंट होंगी। ऐसे ही यहाँ पे जो आपके फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने बोला कि भाई ये रिफॉर्म हम फ्रांस तक लिमिट नहीं रखेंगे, अब क्या करेंगे, हम अपनी आर्मीज भेजेंगे, अपनी फौज भेजेंगे दूसरे देशों में, उनको जीतेंगे, और जीतने के बाद उनके पास भी ये सारे के सारे रिफॉर्म हम इंप्लीमेंट करवाएंगे। अगर जर्मनी में गए तो ये सारे काम जर्मनी में भी होंगे, इटली में गए तो ये सारे काम इटली में भी होंगे। इस तरीके से नेशनलिज्म को हम राइज करवाएंगे, नेशनलिज्म के स्कोप को वाइड करेंगे ऑल ओवर द यूरोप। ठीक है जी, चलिए अगली बात देखो क्या कह रहा है, अगली बात पे आ जाओ। तो गौर करना, ऑर्डर हमारा क्या चल रहा है, ऑर्डर हमारा कुछ ऐसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये कर लेते हैं। ऑर्डर हमारा कुछ ऐसा चल रहा है, कैसे चल रहा है देखो। सबसे पहले हमने देखा था फ्रांस में आपके रूल कर रहे थे बॉर्बन किंग्स, ठीक है। बीच में कौन आ गई, जैकोबिन्स ने आपकी पावर को ले लिया, नेशनल असेंबली आ गई। अब हमने लिख दिया क्या, नेपोलियन रूल आ गया। मतलब आप ऐसे देखो, जब नेशनल असेंबली रूल कर रही थी तो उसी बीच में पावर को कौन कैप्चर कर लेता है, नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सबने सुना होगा। इस फ्रांस के ऑर्डर को भी याद रखना, क्या पहले बॉर्बन किंग्स थे, इसके बाद 1789 में रेवोल्यूशन होगी, नेशनल असेंबली आ गई, इसके बाद नेपोलियन बीच में कहीं आता है, बीच में मान लो आप 1798 के आसपास, 99 के आसपास आ जाओ पावर में। वो कैसा है वो भी एक डिफरेंट कहानी है, पर आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। आप क्या याद करोगे, इसकी भी रिफॉर्म। रिफॉर्म कैसे, जैसे नेशनल असेंबली ने अपने हिसाब से रिफॉर्म की, उसे अपने हिसाब का देश चाहिए था, ऐसे ही जब नेपोलियन पावर में आता है वो अपने हिसाब से रिफॉर्म करता है, क्योंकि उसको अपने हिसाब का देश चाहिए। ठीक, गौर करो कौन कौन सी बातें करी। और देखो ऑर्गेनाइजेशन देखो चीज का कैसे है, 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो नेपोलिक सिविल कोड है क्या, ठीक, तो आप नेपोलिक सिविल कोड बताओगे कि भाई ऐसा एक सेट ऑफ रिफॉर्म्स हैं या उसमें ऐसी ऐसी चीज है कि कौन कौन से उसने बदलाव कर दिए सोसाइटी में, कौन कौन से नियम कायदे उसने बदल दिए। ठीक, अगर आपसे सिविल कोड पूछा जाता है तो आप सिर्फ इतनी बातें बताओगे। लेकिन अगर आप मुझे बताओ कोई सरकार नया लॉ लेके आ जाती है, नई रिफॉर्म लेके आ जाती है, तो क्या उस रिफॉर्म के केवल फायदे होते हैं, हाँ नहीं, नुकसान भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस आपको बताएंगे कि उस रिफॉर्म के नुकसान क्या थे। लेकिन डिसएडवांटेजेस सिविल जो आपकी नेपोलिक कोड है, नेपोलिक सिविल कोड है, इसके पार्ट नहीं है। अल्टीमेटली नुकसान भी हुए। पहले फायदे की बात करेंगे, क्या क्या उसने खुद से किया, फिर नुकसान की बात करेंगे कि नुकसान कैसे कैसे हुए। ये दोनों साथ में मैंने क्यों डाली, देखो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो बता दो कि फायदे क्या आते हैं, रिफॉर्म का प्रोसेस क्या था, सिविल कोड क्या था, एक बात आती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन सिविल कोड के नुकसान क्या होंगे, तो ये सब लिख दोगे। लेकिन एक तीसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ पीपल रिएक्टेड टू नेपोलिक सिविल कोड या नेपोलिक रूल, तो आपने दोनों बातें बतानी है। क्यों, क्योंकि भाई पीपल ने बेनिफिट देखे तो उन्हें खुशी भी हुई, पीपल ने डिसएडवांटेजेस देखी तो उन्हें दुख भी हुआ। तो दोनों के मिक्स रिएक्शन थे, कुछ लोग खुश भी थे, कुछ लोग नाराज भी थे, या फिर ऐसे कह लो इनिशियली खुश भी थे, लेकिन बाद में उन्हें इस चीज की थोड़ी तकलीफ भी उठानी पड़ी थी। ठीक, एक एक करके बात करते हैं सारी चीजों की। देखो जी क्या है, सबसे पहले देखो फायदे क्या क्या है। फायदा सबसे पहले आपके पास ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर रिमूव्ड, ऐसा कुछ याद आ रहा है। अब देखो जितने भी आपके रिफॉर्म है ना, चाहे वो किसने किया हो, नेशनल असेंबली ने किया हो, चाहे वो नेपोलियन ने किया हो, आगे जाके जो और रिवोल्यूशन आएंगे चाहे वो करें, थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। क्या देखो, तो सबसे पहले क्या बात है, ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर रिमूव्ड, यानी कि प्रिविलेज किसे कहते हैं, प्रिविलेज तुमको पता है किसको कहते हैं, प्रिविलेज प्रिविलेज कहते हैं आपकी ऐसी कोई भी चीज मान लो, कैसी कोई भी चीज मान लो, यानी कि आपके पास जो स्पेशल राइट होते हैं। प्रिविलेज मतलब क्या, स्पेशल राइट आपके पास कुछ, ठीक है। कैसे होते हैं स्पेशल, जो किसी के पास भी नहीं है लेकिन आपके पास है। ठीक,
कैसे कैसे भाई, जैसे मान के चलो सबको टैक्स देना है, आपने टैक्स नहीं देना, ठीक। सबके पास कुछ अलग तरह की लैंड ओनरशिप होगी, आपके पास कुछ फालतू ही लैंड होने वाली है, ऐसे तरह के कुछ स्पेशल राइट होता है। तो कुल मिला के आपको याद है फर्स्ट स्टेट होता था, सेकंड स्टेट होता था, उनको टैक्स की प्रिविलेज होती थी, उनके पास जमीन की प्रिविलेज होती थी। तो अब भाई साहब नेपोलियन ने क्या कर दिया, सबको बराबर कर दिया है। जितनी भी आपकी बर्थ बेस्ड प्रिविलेज है कि भाई आप एक खास फैमिली में पैदा हो रहे हो, आप नोबल्स में पैदा हो रहे हो, आप एरिस्टोक्रेसी में पैदा हो रहे हो, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा राइट आपको मिलने वाला नहीं है, सबके सब लोग बराबर रहने वाले हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम पहले से भी जानते हैं, आपकी नेशनल असेंबली ने भी किया था और ये भी आपके इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आते हैं, इनके कानून के सामने सबको बराबर कर देता है, कोई खास से बताने वाली बात इसमें नहीं है। अगला, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखो राइट टू प्रॉपर्टी का जो मैटर है ना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये चीज हटती रहेगी आती रहेगी, अलग अलग रूलर आएगा, कोई लेके आ जाएगा, कोई लेके नहीं आएगा। इसलिए आप इसके लिए टर्म याद रखना, वोलाटाइल, मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो वोलाटाइल था। वोलाटाइल कैसी चीज होती है, बुलबुला देखते हो, बुलबुला निकला पानी से, ठीक है, साथ के साथ कभी दिख रहा है, कभी फिर से फूट गया, मतलब कभी है कभी नहीं है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेरी चीज होती है। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था बहुत ज्यादा वोलाटाइल था, कभी आता था कभी नहीं आता था। नेपोलियन ने आपको या फिर फ्रांस के सिटीजन्स को या फ्रांस के लोगों को दे दिया है। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जमींदारी समझते हो हिंदी में, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो चीज नहीं है लेकिन एसोसिएट कर सकते हो। लैंड लॉर्ड्स होते थे, जमींदारी से ना आपके समझ में आए कई बार, जो लैंड लॉर्ड होते थे, ठीक है, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, जिनको लोगों को देके रखते थे, उनसे खेती करवाते थे, उनको चीज मिलती नहीं थी, सारा पैसा किसको जाता था, लैंड लॉर्ड को जाता था। तो ऐसा का जो फ्यूडल सिस्टम होता था, वो फ्यूडल सिस्टम भी वहां से आपका खत्म होना चालू हो जाता है। सर्वडम, मैनुअल ड्यूज। सर्वडम किसे कहते हैं, कुल मिलाकर समझ लो जैसे आपकी बाउंडेड लेबर होती है, काइंड ऑफ सिमिलर थिंग। बाउंडेड लेबर आपकी खत्म हो जाती है, मैनुअल ड्यूज खत्म हो जाते हैं। मैनुअल ड्यू कितना है, मैनोर कहते थे आपके, जैसे एग्रीकल्चर का एक ट्रैक्ट है, ठीक, तो जो एग्रीकल्चर ट्रैक्ट का जो मालिक होगा, ठीक है, वो मेनोर का मालिक होगा, और जो मेनोर कहते थे उस पीस ऑफ लैंड को कहते थे। तो मिनरल ड्यू का मतलब है अगर आप उसकी जमीन पे खेती कर रहे हो तो आपको सर्टेन अमाउंट अपने मालिक को या फिर जिसकी भी जमीन पे खेती कर रहे हो उसको देना पड़ता था। तो जो बाकी है जो चीजें हैं, जब ये सिस्टम ही खत्म हो गया तो जितने ड्यूज थे, जो बाकी चीजें थी, जो बाकी पैसे थे, बाकी रकम थी, वो भी आपकी खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस आपकी खत्म हो जाती हैं। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन कैसे खत्म होगी, गिल्ड क्या होता है, ऐसे देखा है जैसे आप मार्केट में जाते हो तो आपने देखा होगा कि भाई मार्केट में सुनारों की आपकी अलग एसोसिएशन होती है, आपकी जो किराना के काम करते हैं उनकी अलग एसोसिएशन होती है, बेकरीज वालों की अलग एसोसिएशन होती है, ठीक। तो ऐसे ही जो गिल्ड मतलब जो आपके व्यापारी होते थे, जो आपके बिजनेसमैन होते थे, उनकी एक एसोसिएशन होती थी। नया बिजनेसमैन कौन आने वाला है उससे रजिस्ट्रेशन होगा, पहले वो बताएंगे कौन आने वाला है, कोई आएगा नहीं आएगा, चीजों की कीमतें कितने होने वाली हैं वो गिल्ड बताते थे। तो बहुत सारे गिल्ड जो होते थे वो अपनी मोनोपोली करके रखते थे कि मार्केट में जो बिजनेस होने वाला है इन रूल एंड रेगुलेशन के साथ ही होगा। बताओ अगर इतने सारे रूल रेगुलेशन बन जाएंगे तो क्या आसानी से काम होने पाएगा, आसानी से बिजनेस होने पाएगा, नहीं होगा। इसलिए नेपोलियन ने इन चीजों को भी खत्म कर दिया, ठीक है। एक बार कंप्लीट कर देता हूं फिर बता दूंगा याद कितने आसानी से हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इंप्रूव, ठीक है भाई, रोड वोड बढ़िया बना दी, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बातचीत करने के जो सिस्टम होते थे, चिट्ठियां आसानी से पहुंचाएं, जैसे कम्युनिकेशन का सिस्टम भी इन्होंने इंप्रूव कर दिया। और लास्ट है आपका कॉमन नेशनल करेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स। यानी कि अब करेंसी देखो, मैंने आपको बताया था ना, अगर ये एरिया है और यहाँ पे अलग अलग एरिया बने हुए हैं तो जैसे सब पे कस्टम ड्यूटी डिफरेंट डिफरेंट लगती थी, ऐसे इनके वेट एंड मेजर्स भी अलग अलग होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप दूरी को या फिर लेंथ को फीट में भी नाप सकते हो, है ना, मीटर में भी नाप सकते हो, इंच में भी नाप सकते हो, और किस में मान लो सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो। तो अलग अलग कैटेगरीज रहेंगी, अलग अलग बोल दो यूनिट्स रहेंगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर बिजनेस आपने अच्छा करना है तो एक ही आपका मेजर हो। वेट का ले लो, पौंड भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है, अलग अलग चीज हो सकती है। करेंसी भी आपकी अलग अलग हो सकती है, इस राज्य ने अपनी अलग करेंसी चला रखी है, इस राज्य ने अपनी अलग करेंसी चला रखी है, अलग अलग एरिया में अलग अलग करेंसी चल रही है। तो अगर आपने बिजनेस बढ़िया करना है तो आपकी करेंसी सेम रहनी चाहिए, ट्रांजैक्शन में आसानी होगी। जो वेट है और जो मेजर्स हैं वो भी स्टैंडर्डाइज मतलब एक जैसे होने चाहिए। देखो एक तो स्टैंडर्डाइजेशन ऐसे होता है कि भाई फिट है या फिर सेंटीमीटर है या फिर मीटर है, ऐसा ना हो कोई एक यूनिट हो, सिंगल यूनिट हो, ठीक है। एक ऐसा भी हो सकता है फिट में अपने को पता है एक फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक है, सबको पता 12 इंच होता है, लेकिन 12 इंच का मेजरमेंट कितना रहेगा, 12 इंच ये होगा या फिर 12 इंच ये होगा। किसी का 12 इंच इतना बड़ा है, किसी का 12 इंच इतना बड़ा है। तो पूरे देश में एक पैरामीटर है कि भाई ये लंबी चीज है, ये 12 इंच ही होती है, एक फीट इतना ही होने वाला है। ऐसा करा जिससे कि आपका मार्केट, आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से ऑपरेट होने लग जाए। मुझे उम्मीद है समझ तो आप सारी बात गए होंगे, लेकिन भाई याद कैसे रखेंगे, समझ तो सारी बात जाएंगे, और अपने दोनों काम करने हैं, याद भी करना है समझना भी है, ठीक है। देखो याद कैसे करोगे, तो सारी बात हमने पढ़ ली,
याद कैसे कर सकते हैं? गौर करना, इसमें बहुत सारी चीजें खत्म हुई हैं। कैसे? एक तो बात आपको खत्म क्या क्या हुआ है, एक चीज खत्म हो गई, ठीक है जी, दो चीज खत्म हो गई, तीन चीज खत्म हो गई, यानी कि क्या क्या? फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया, सर्वडम खत्म हो गया, मैनुअल ड्यूज खत्म हो गए और बर्थ बेस्ड प्रिविलेज खत्म हो गई। एक बात ऐसे याद कर लो। दूसरा, क्या क्या चीजें आ गई? इक्वलिटी बिफोर लॉ कॉमन है, पहले से था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी आ गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया, कॉमन नेशनल करेंसी आ गई। कुछ चीजें गई हैं, कुछ चीजें आ गई हैं। अगर इसमें से दो याद रह जाए, इसमें से तीन याद रह जाए, कुल मिला के अगर हद से हद लॉन्ग भी आया तो 5 ही तो पॉइंट चाहिए। इनमें से कोई से भी अपने 5 पॉइंट याद रख लो, 5 हेडिंग बना दो, सामने 5 बातें, मतलब सबके सामने एक एक बात लिख दो। क्या लिखना होता है? बर्थ बेस्ड प्रिविलेज क्या होती है, वो खत्म हो गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, वो चालू हो गया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, वो खत्म हो गया। बता मैं चुका हूं क्या होता है, बस एक एक सेंटेंस ही लिखना है, ठीक, ये बात। दूसरा, अब एक कोई चीज अगर अच्छी होती है, सरकार कैसा भी लॉ बना ले, लेकिन उससे पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ नुकसान तो होते ही हैं। तो हम क्या देखते हैं? अब सबसे पहली बात तो ये समझ लो, नुकसान की जब हम बात कर रहे हैं, अब से पहले, नेपोलियन से पहले कौन था? नेशनल असेंबली थी। और असेंबली में क्या होगा? कुछ लोग चुन के जा रहे होंगे, रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा, लॉज आते होंगे, डिस्कशन होते होंगे। लेकिन अगर तुम नेपोलियन का रूल देखोगे तो काइंड ऑफ ये मोनार्की तो है। एग्जैक्टली मोनार्की नहीं है, अपने आप को मोनार्क नहीं कहता थे, लेकिन काइंड ऑफ मोनार्की तो है। एक आदमी बैठा है और नीचे सबको वो रूल बता रहे कैसे कैसे काम करना है। तो कुल मिला के जो पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, पॉलिटिकल फ्रीडम बोले तो तुम ये भी बोल सकते हो, तुम ये भी बोल सकते हो, तुम ये भी बोल सकते हो, लेकिन क्या राजा के सामने बोल सकते हो? नहीं, वो तो आपको रोक के रखेगा। क्या आप वोटिंग राइट दे सकते हो? नहीं, वोटिंग राइट भी आपके पास नहीं होगा। क्या अपने रिप्रेजेंटेटिव को असेंबली भेज सकते हो? नहीं, वो भी बात खत्म हो गई। तो कुल मिला के जितने भी आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम होती थी या फिर आपके पास पॉलिटिकल राइट होते थे, वो खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली ऑपरेट नहीं कर पा रही नेपोलियन के सामने, ठीक। दूसरी बात, इंक्रीज टैक्सेशन, फोर्स रिक्रूटमेंट, सेंसरशिप। कोई भी राजा आएगा तो वो सेंसरशिप को तो लेके आएगा ही आएगा। सेंसरशिप क्या होती है, अगली स्लाइड में और भी बात करेंगे, पर सेंसरशिप आप ऐसे समझो फिलहाल के लिए कि देखो, जैसे आप सरकार के खिलाफ डेमोक्रेसी में कुछ भी बोल सकते हो, सरकार तूने अच्छा किया, तूने बेकार किया, या फिर किसी पॉलिटिशियन के सामने आपने अच्छा किया, आपने बेकार किया, और अपनी व्यूज को खुल के आप एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन ऐसी चीजें राजा के सामने नहीं हो पाती, मोनार्क के सामने नहीं हो पाती, डिक्टेटर के सामने नहीं हो पाती। इमेजिन करो हिटलर है, और हिटलर ने अपनी पॉलिसीज ज्यूज के सामने कैसी बना रखी थी, जिप्सीज के सामने कैसे बना रखी थी, आप सबको पता है, ठीक है, कितना बड़ा जेनोसाइड होता है। लेकिन क्या आपको लगता है जर्मनी में हिटलर के सामने कोई भी जो मास है वो खड़ी होकर बोल पा रही होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज्यूज तो मारे मारे जा रहे हैं। अगर कोई बोलेगा तो उसका भी इंतजाम हिटलर आपका मजबूत कर देगा। इसलिए सेंसरशिप मतलब एक लाइन में बता दूं तो कि जो आपके ओपिनियन होते हैं, जो कि आमतौर पे अगेंस्ट होंगे किसके? गवर्नमेंट के, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। सरकार के फेवर में बात होगी। कैसे कैसे? ना तो आप मैगजीन में कुछ लिख सकते हो, आप न्यूज़पेपर में कुछ नहीं लिख सकते हो, मीडिया में कुछ नहीं लिख सकते हो, प्लेज में कुछ नहीं लिख सकते हो, मूवीज में ऐसे कुछ नहीं बना सकते हो जो सरकार के खिलाफ कुछ भी हो। सरकार के खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में पब्लिक के सामने नहीं आएगी। एक बात। दो बात, ये दोनों बातें एक पॉइंट में हम कवर कर देंगे। क्या? इंक्रीज टैक्सेशन और फोर्स रिक्रूटमेंट। अभी अभी आपको याद होगा जब हमने नेशनल असेंबली की बात करी थी, तो नेशनल असेंबली ने क्या बोला था कि भाई जितने भी वो पुराने वाले रिफॉर्म थे, जो हमने 5 रिफॉर्म पहले पढ़े, वो रिफॉर्म बाकी के देशों में भी जानी चाहिए। अब बाकी के देशों में क्या देश वाले बावले बैठे हैं, वो भी तो कुछ करेंगे, वहां पे भी कोई मोनार्क होगा, वहां पे भी गवर्नमेंट होगी, रिफॉर्म कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ से आर्मीज जाएंगी, यहाँ से सेनाएं वहां पे जाएंगी, उनको हराएंगी और फिर वहां पे अपने रूल इंप्लीमेंट करेंगी। तो जब सेनाएं जाने वाली हैं, जब फोर्स जाने वाली है, तो आर्मी को लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा कहां से आएगा? इंक्रीज टैक्सेशन, लोगों के ऊपर टैक्स जितने भी लग रहे थे उनको बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि फौज का खर्चा निकालना है। फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू द आर्मी, यानी कि फौज के अंदर जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए, लड़ने के लिए लोग भी चाहिए। तो कुल मिला के समराइज अगर मैं इस बात को कर दूं तो क्या हुआ? नेपोलियन रूल में, हटा दो इसे, बहुत ज्यादा गंदा हो गया। नेपोलियन रूल में आप ऐसे याद करो, नेपोलियन ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की। यानी कि नेपोलियन, हमें पता लगता है कि बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर था। ये भी क्वेश्चन आता है जस्टिफाई करने के लिए, क्या कि नेपोलियन एक बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर था, जस्टिफाई करो। तो भाई अच्छी अच्छी तो बातें हैं, सारी की सारी चीजें उसने कितनी सारी अच्छी चीजें शुरू कर दी हैं, कितनी गलत चीजें थी वो खत्म कर दी हैं, लेकिन अल्टीमेटली था तो एक काइंड ऑफ डिक्टेटर ही। तो ऐसे में उसके कुछ नुकसान भी होंगे। सर्टेन फायदे आपके सामने हैं, सर्टेन नुकसान आपके सामने हैं। अगर आपको कैरेक्टर इवैल्यूएशन करना हो या फिर ये बताना हो कि लोगों ने उसके रूल पे या उसकी पॉलिसीज पे किस तरह से रिएक्ट करा, तो आप फाइनल अपना आर्गुमेंट जो दोगे वो दोगे कि इनिशियली लोगों को फायदे बहुत सारे मिले,
ट्रेड बहुत अच्छा होने लगा, बिजनेस बहुत अच्छा होने लगा, इक्वालिटी आ गई। लेकिन लेटर ऑन लोगों को पता लगा कि अल्टीमेटली इसके बदले में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, हमारी बहुत सारी चीजें, पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म हो गई है, टैक्स बढ़ गया है, सेंसरशिप आ गई है, अपने ओपिनियंस को बयान नहीं कर सकते हैं, और आपके पास फोर्स रिक्रूटमेंट भी हो रहे हैं। यानी कि बाद में लोग थोड़े डिसअपॉइंट जरूर हो गए थे। कुल मिलाकर इस तरह का रिएक्शन लोगों का था। ठीक है जी, अगली बात देख लो। तो ये आपकी हेडिंग होगी पूरी की पूरी नेपोलिक रूल की। ठीक है, इस चीज को हमने खत्म कर दिया इस क्लास में। इसके बाद इस चैप्टर की मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियोस और बन सकती हैं, 3 लेक्चर में आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपका सबसे पहले कुछ हेडिंग्स होने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स आपकी यूनिफिकेशंस की होंगी, चाहे वो ब्रिटेन का हो, चाहे वो इटली का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला इवेंट हो, बाल्कन ट्रीटी हो, सारी की सारी बातें इसमें कवर होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो से आप जुड़े रहिए, यूट्यूब पे भी चीजें आएंगी और आपकी ऐप पे भी चीजें आने वाली हैं। दोनों को आपने एक्सप्लोर करना है और हमसे कनेक्टिविटी बना के रखनी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।